हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के बारे में डिटेल्स से बताने वाला है कि व्हाट इज़ नेस्टिंग फॉर लूप, हाउ टू यूज़ नेस्टिंग फॉर लूप एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेस्टिंग फॉर लूप और मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन द फॉर लूप। हम कैसे बहुत सारा इनिशियलाइजेशन मतलब कि कोई भी लूप को फॉर लूप में कैसे हम वैल्यू को इम्प्लीमेंट करके शुरुआत कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए, हमको कोडिंग अपना बहुत ही लेंदी नहीं करना पड़े। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको फॉर लूप के बारे में बताया था, व्हाट इज़ फॉर लूप। आपको कोई भी जानना हो जानकारी फॉर लूप के बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देख लें। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही स्टार्ट करते हैं कि नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। आखिर नेस्टिंग मतलब क्या आता है? नेस्टिंग मतलब घोंसला, माने एक के अंदर और एक चीज़ आ जाता है। मतलब एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप को अगर हम लगाते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा वो कहलाता है नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। तो ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप हमारा कहाँ पर यूज़ होता है? ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप हमारा रो और कॉलम स्टेटमेंट में यूज़ होता है। हम कोई भी रो और कॉलम स्टेटमेंट को अगर आसानी से इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो हम नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप करते हैं। मतलब कि जैसे एज ए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम लोग मैथ में कि रो भी होता है और कॉलम भी होता है। इस तरीक़ा से रो होता है और इस तरह से नीचे आता है कॉलम। तो रो और कॉलम दोनों ही स्टेटमेंट को हमारा एक साथ प्रिंट करवाना है तो हम नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ये हम सिंपली भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत बड़ा कोडिंग करना माने ज़रूरत पड़ जाता है, बहुत बड़ी कोडिंग की। तो उसको इजी बनाने के लिए हम दो लूप को एक साथ चलाने के लिए हम नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जान गए हैं। अब मल्टीपल इनिशियलाइजेशन ऑफ द इन द फॉर लूप। अब कैसे हम बहुत सारे इनिशियलाइजेशन मतलब कि कोई भी लूप को चलाने के लिए पहले इनिशियल वैल्यू होता है कि वो लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो वो इनिशियलाइजेशन हम एक लूप में एक ही करा सकते हैं, यानी एक वेरिएबल माने हैं तो एक ही वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं। अगर हम आई वेरिएबल माने हैं तो आई वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कराएंगे। लेकिन हम अगर दो वेरिएबल माने हैं, तीन वेरिएबल माने हैं, चार वेरिएबल माने हैं तो उसका इनिशियलाइजेशन एट अ सेम टाइम हम मोर देन वन वैल्यू का इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन फॉर लूप का यूज़ करते हैं। मतलब एक टाइम में हम बहुत सारे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट के वैल्यू को हम इनिशियलाइज करके उस एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद है कि यहाँ पर ही स्टेटमेंट का टेस्टिंग भी होता है और हर एक कंडीशन को हम अप्लाई भी करते हैं। तो अब हम नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप को एक बार कोडिंग में कोड करके देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हैं, हम क्या जनरल फॉर्म लगा करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कोडिंग में, कोड ब्लॉक्स में आ जाते हैं कोडिंग करने के लिए। तो अब हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं। यहाँ पर एक सोर्स फाइल जनरेट करके हम उसको कोडिंग में एक्सटेंशन .c के नाम से उसको सेव कर लेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम सी में सेव हो जाए और हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम उसको सेव कर लेते हैं। सेव एज में जा कर के हम प्रोग्राम को कोडिंग को सेव कर लेते हैं। तो हम नेस्टिंग लूप के बारे में कर रहे हैं तो nested.c से हम इस फाइल को सेव कर लिए हैं। हमारा है इंक्लूड फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपका आ जाता है इंट मेन, जहाँ पर हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट इसके अंदर राइट होगा। तो अभी हम यहाँ पर वेरिएबल मान लेते हैं, इंट टाइप का वेरिएबल मान लेते हैं। इंट जैसे हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। हम जैसे r मान लिए हैं और c मान लिए हैं, दो वेरिएबल, दो वैल्यू मान लिए जहाँ पर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और एक वैल्यू मान लिए है जहाँ पर हमको वैल्यू को मतलब कोई भी वैल्यू को सम करना है।
तो हम यहाँ पर आर और सी दो वेरिएबल मान लिए हैं, एक आउटर लूप का वेरिएबल है, एक इनर लूप का वेरिएबल है, और हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं प्रोग्राम, क्या दो वेरिएबल माने हैं और उसका समेशन करेंगे, तो वो हमारा रो और कॉलम वाइज में आएगा। तो ये हम मैट्रिक्स का भी देख सकते हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स में कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, आर इक्वल टू इतना सेकंड में, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल हम पहले डिक्लेयर करे हैं और उसको सम में हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो सम में हम प्रिंट करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट लूप का इनिशियलाइजेशन किए हैं आर इक्वल टू 1 से, आर लेस देन इज इक्वल टू 3 से। हम 3 रो बनाना चाहते हैं, इसलिए हम 3 लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा वैल्यू इनिशियलाइजेशन हुआ है क्या, आर प्लस प्लस, और ये वैल्यू चलते जाएगा, मतलब कि आर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, ऐसे वैल्यू ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसके बाद मेरा सम भी करेगा, ये दोनों का सम। तो इसके बाद हमारा सेकंड लूप है कि c इज इक्वल टू 1 से वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, r लेस देन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। c प्लस प्लस वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना है, ये इनर लूप है मेरा। अब उसके बाद हम इसको वैल्यू को सम करवाते हैं। तो ये हमारा वैल्यू क्या हुआ, r इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू इज 2। फिर उसके बाद हमारा वैल्यू इंक्रीज किया, फिर ये लूप के अंदर आए हम, इनर लूप के अंदर, फिर वैसे यहाँ पर 1 हुआ, फिर c का वैल्यू 2 हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर वैसे ही हम लूप, फिर 3 हुआ c का वैल्यू, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ, ये हमारा लूप के बाहर गया। फिर उसके बाद देखें कि फिर ये लूप के फॉर लूप के अंदर आया, r का वैल्यू 2 हुआ, तो फिर उसके बाद कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए, c का वैल्यू 1 2, फिर उसके बाद 3 हुआ वैल्यू, फिर उसके बाद हम माने इस तरीक़ा से लूप हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहा और ये हमारा प्रिंट होता रहा। तो अब हम देखेंगे इसको कंपाइल रन करा के कि हमारा क्या वैल्यू आता है। पहले सारे को कमेंट कर लेते हैं, तो हम कंपाइल रन करके देखिए जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा था, जिस प्रकार से हमने लूप चलाया था कि पहले आउटर लूप चलेगा, फिर उसके बाद इनर लूप में कर्सर आएगा, फिर इनर लूप चलेगा, फिर जब तक कंडीशन इनर लूप का फॉल्स नहीं होता है तब तक वो कर्सर आउटर लूप में नहीं जाएगा, फिर वैसे ही हमारा लूप चलेगा, फिर कंडीशन फॉल्स आउटर लूप में जाएगा। जब आउटर लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तो फाइनली कर्सर प्रिंट में आएगा और हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखिए r इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 2, फिर r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, सम इज इक्वल टू 3, देन r इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1, सम इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, सम इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 3, ये r इज इक्वल टू 3 मैंने आउटर लूप में गया फाइनली, फिर c इज इक्वल टू 1 इनर लूप में आया, फिर उसके बाद सम किया प्रिंट, फिर उसके बाद आउट r इज इक्वल टू 3, फिर r इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 2 एंड
सम किया 5, यानी आउटर लूप में गया, फिर इनर लूप में एंटर किया, इनर लूप का सारा कंडीशन आपका ट्रू हुआ, जहाँ फॉल्स हुआ देन फिर वो आउटर लूप में गया। तो ये हमारा लूप चलते रहा। तो हम इसके सहायता से फॉर लूप का यूज़ हम अच्छे तरीक़ा से जान चुके हैं कि फॉर लूप का यूज़ किस प्रकार होता है और कितना आसानी से हम ये रो कॉलम वाइज किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है फॉर लूप के, नेस्टेड फॉर लूप के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो ये चीज़ को समझने में, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे फिर से। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन वीडियो का आपको मिलता रहे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।